हेलो दोस्तों, मैं आरबी ठाकुर आपका और हमारे चैनल आरबी टेक्निकल हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में आपको आधार से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यूडीआई टीम द्वारा जो है कुछ पोर्टल्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के लेकर बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी आईडी भी सस्पेंड हो सकती है, या ऐसा हो सकता है इस पे आपको कुछ पेनल्टी भी देना पड़े। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि मेजर चेंजेस कुछ एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को लेके किया गया है जो एनरोलमेंट हम लोग करते हैं। और साथ में अ, आधार सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में भी यूआईडीआई के द्वारा चेंजेस किए गए हैं। आधार सर्टिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यूआईडीआई ने एक नया एसओपी जारी हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा है कि जितने भी ऑपरेटर्स जो कि एनएसईआईटी का एग्जाम करते थे, अब तक जो नॉर्मल प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली ऑपरेटर्स, चाहे वो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट अपना एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो भी एग्जाम के लिए एनएसईआईटी के माध्यम से वो अप्लाई करते थे, डायरेक्टली अपना जो एनएसईआईटी की वेबसाइट है उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते थे। और रजिस्टर करने के बाद में एज पर द स्लॉट, जो भी स्लॉट उनको मिलता था, और उस पर अपना एग्जामिनेशन जो भी उनका सेंटर नियर बाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट रहते थे, वहां जाके अपना एग्जाम वो कर पाते थे। लेकिन यूआईडी ने अभी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं। आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं यूआईडीआई की तरफ से हुए हैं। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रजिस्ट्रार विशेष या फिर किसी एजेंसी विशेष के लिए ये चेंजेस यूआईडीआई ने किए हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी बीएलई भाइयों को जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ एक कैटेगरी टाइमलाइन बनाई गई है कि कौन ऑपरेटर या सुपरवाइजर कब एग्जाम अपना पास किए हुए थे, और अब किसको जरूरत होगी किस टाइमलाइन तक। स्लैब वाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल में 1 मई 2023 तक जितने भी ऑपरेटर्स जो कि जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 से पहले जिसने भी, चाहे वो सिफी का एग्जाम किया हो या एनएसईआईटी का एग्जाम पास आउट थे, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को सर्टिफाइड करना है। एनएसईआईटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और री अप्लाई करें एग्जाम के लिए। एग्जाम दोबारा जब वो कर लेंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे। 2001 जनवरी 2011 तक के जितने भी ऑपरेटर्स जो कि इससे पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2023 तक अपने आप को दोबारा से पास करना है जो एग्जाम एनएसईआरटी कराता है। दूसरा स्लैब बनाया है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013। इस बीच मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2013 तक के जो पास आउट ऑपरेटर्स हैं, इससे पहले जिसने भी एग्जाम पास किया है, तो उन सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से 1 अगस्त 2023 तक एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप यूसीएल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को ये जो टाइमलाइन दी गई है, बियॉन्ड द टाइमलाइन उनको अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना है, उस एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना है। तीसरा, जो ऑपरेटर्स 31 दिसंबर 2016 से पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 नवंबर 2023 तक की टाइमलाइन दी गई है। सेम 31 दिसंबर 2019 तक जिन लोगों ने एग्जाम पास किया होगा, तो उनको 1 फरवरी 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। लास्ट जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2022 तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम करना है। तो ओवरऑल हम अगर इसको समझें तो ये प्रक्रिया के तहत तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सबको दोबारा से एनएसईआरटी के एग्जाम में रीअपियर होना अनिवार्य है। अगर वो जो ये टाइमलाइन दी गई है, जिस तरह से स्लैब बनाया गया है कि 2011 तक के जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो अभी मई 2023 तक ही एग्जाम देना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो नया अपना आधार सेंटर की बारे में सोच रहे हो या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग यूसीएल या फिर किसी भी एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए ये जानकारी जो हम आपके साथ में साझा करना जा रहे थे, उसका पर्पज यही था कि सभी ऑपरेटर्स अपने आप को इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को
री एग्जाम कर लें, अपना जो एनएससीईआरटी का सर्टिफिकेट है उसको पास कर लें वो। अन्यथा उनको फिर आने वाले समय में आधार की जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो यूसीएल चला रहे हैं या हमारे एसक्यू ऑपरेटर्स हैं या किसी भी संस्था के साथ, एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ये जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, आगे आने वाले समय में 3 साल कर दी गई है। 3 साल के अंदर एक बार दोबारा से आपको फिर एग्जाम अपना एनएससीईआरटी जो कराता है उसके माध्यम से रीअपियर होना होगा और एग्जाम करना होगा आपको अपना पास। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि जो हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, एएसके पे काम कर रहे हैं, अपना अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने पास किया हुआ है, उस सर्टिफिकेट पे डेट रहती है कि उन्होंने एग्जाम अपना पास कब किया था, तो अपने सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम की पास आउट डेट है उसको चेक कर लें और उस पे जो डेट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से एग्जाम में रीअपियर कर ले, जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनका जो काम है वो बाधित हो सकता है, उन्हें काम करने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आज का जो हम सेशन करने यहाँ पे आज की मुलाकात में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले भी सेशन में अपने यूआईडी के द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, चाहे वो एनरोलमेंट फॉर्म की बात करें या फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो अभी अपडेटेड लिस्ट है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो हमें आगे अपना जो काम कर रहे हैं, अपडेटेड जो लिस्ट 26 जनवरी 2023 को यूआईडीआई की द्वारा जारी की गई थी और सेम लिस्ट वो यूआईडीआई की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सभी ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पीओआई है, पीओए है, पीओआर है या फिर पीओबी होते हैं, बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को का प्रयोग करें। अन्यथा आपके जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो सकते हैं और रिजेक्शन के बिहाफ पे एज पर क्लॉज जो भी यूआईडीआई की नॉर्म्स हैं, आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है और जो भी पेनल्टी क्लॉज भी बना हुआ है तो वो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि अपडेटेड लिस्ट आप उसको अपने सेंटर पे लगा लीजिए और सेंटर पे लगाने के साथ ही उस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ही काम करिए। उस लिस्ट को दिन में आप 2-3 बार अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, फिर काम करें। उस लिस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट कंडीशनली दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो टिक किया हुआ है लेकिन साथ में स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट को लेते समय आपको विशेष ध्यान देना है। ये स्टार का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है उसको यूज करने से पहले। जिस तरह से डॉक्यूमेंट की बात की मैंने आपसे कि डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से देख के करने हैं, साथ में एनरोलमेंट फॉर्म यूआईडीआई के द्वारा एनरोलमेंट फॉर्म भी जो है वो एज ग्रुप वाइज शेयर किए गए हैं। हम अपने यूसीएल वीएलईज की बात करें तो यूसीएल पे जो हमारे वीएलईज काम करते हैं उनके लिए केवल वैसे 3 तरह की जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो शेयर किए गए हैं एज ग्रुप वाइज। एक 0 to 5 ईयर्स के लिए है और उसके बाद में 5 to 18 ईयर्स के लिए और अबव 18 ईयर्स के लिए है। एक लिस्ट जारी की गई है तो वो उसमें 0 to 5 वाला जो हमारे बीएलईज भाई है, अगर बात करें उनकी, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि हमारे जितने भी यूसीएल सेंटर्स हैं सभी ऑनलाइन क्लाइंट पे काम करते हैं और जिनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो रखा होता है उन्हीं का हम करेक्शन कर पाते हैं। तो हमारे बीएलई भाई के लिए 2 फॉर्म है वो एप्लीकेबल रहेंगे। एक तो आपको कुछ केसेस मिलेंगे जिसमें कि आप 5 to 18 ईयर्स जो भी रेजिडेंट आते हैं उनका संशोधन करते हैं, और दूसरा आपको जो मोस्टली रेजिडेंट फेस करने होंगे वो एबव 18 ईयर्स वाले होंगे। तो आप लोग जो एनरोलमेंट फॉर्म रेजिडेंट आ रहे हैं उनका एज ग्रुप चेक कर लीजिए कि किस एज में वो लाई करते हैं। अगर उनका एज 17 ईयर्स है तो आप जो 5 to 18 ईयर्स वाला डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, उसको भरें, और अबव 18 ईयर्स है तो अबव 18 ईयर्स वाले एनरोलमेंट फॉर्म को आप फिल करें। एनरोल फॉर्म आपको बिल्कुल गलत यूज नहीं करना है। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। एनरोलमेंट फॉर्म जिस एज ग्रुप का है, जो रेजिडेंट आ रहे हैं उस एज ग्रुप के ही अकॉर्डिंग आप जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसका यूज करें। कुछ चीजें हमने लास्ट वाले सेशन में भी विशेष तौर पे ध्यान देने वाली जो चीज थी मैंने आपको पॉइंट आउट की थी कि उनको आप जब एनरोलमेंट करते हैं किसी भी रेजिडेंट का तो विशेष ध्यान दें। सेम चीज मैं आपको फिर से दोबारा से दोहराना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट लेके आते हैं तो उसमें हमको जो ध्यान देने वाली जो चीजें हैं, मेजर ध्यान देने वाली, उस पर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं रेजिडेंट उनके उनमें कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका वैलिडिटी होता है, टाइम पीरियड जो है वो वैलिडिटी, जैसे कि पासपोर्ट है
या फिर जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी अगर आप यूज कर रहे हो, अब वैसे तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यूआईडीआई द्वारा दिया हुआ था, हम पहले नेम करेक्शन या किसी और पर्पज से भी यूज कर लेते थे, लेकिन अब पीओआई में उसको यूज नहीं करना है हमें। मेजरली जो है उसको हमें पीओआई ए के रूप में यूज करना है, एड्रेस रूप में वो यूज होगा। और उस डॉक्यूमेंट की भी एक वैलिडिटी होती है 3 महीने तक ही, क्योंकि उस पे कॉर्नर पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डेट का कॉलम रहता है, उस डेट पे डेट जरूर भरी हुई होनी चाहिए, और 3 महीने तक ही वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वैलिड माना जाता है। इसके अलावा वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी का भी 3 महीने पुराना ही वो चलता है। इससे ज्यादा पुराना वो बिल या फिर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट जो बनते हैं तो उसका भी जो टाइम पीरियड रहता है वो एक्सपायरी पीरियड से पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। एचओएफ बेस्ड कुछ एक हम लोग एनरोलमेंट करते हैं। एचओएफ बेस्ड में अगर हम बात करें, करेक्शन की बात करें, तो एड्रेस करेक्शन में ज्यादातर ये यूज होता है। इसके अलावा न्यू एनरोलमेंट में जो बच्चे होते हैं उनके साथ में इस चीज को यूज किया जाता है। करेक्शन में चूंकि हमारे यूसीएल पे जो बीएलई भाई हैं वो केवल अपडेट का काम करते हैं, तो करेक्शन में थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अपडेट हम कैसे करते हैं, एचओएफ बेस्ड जो एनरोलमेंट होगा उसमें एचओएफ में एक डिक्लेरेशन है जो कि हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन अपने अकॉर्डिंग भरता है, और डिटेल भरी जाती है उसमें। वो डिक्लेयर करता है कि मेरा जो भी वो फैमिली मेंबर है उसके साथ में उसका क्या रिलेशन है। तो एक तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि पीओ आर यूज होगा, और साथ में फिर जो एच ओ एफ बेस्ड वो रेजिडेंट का एड्रेस अपडेट जो कराने जा रहा है, उसके घर में जो भी उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ हैं या फिर भाई बहन जो भी हैं, जो उसके साथ में रिलेशन शो करने वाला एक डॉक्यूमेंट है वो वहां पे लगाना होता है हम लोगों को। और साथ में एक डिक्लेरेशन जो हेड ऑफ द फैमिली है वो देता है एड्रेस भर के, और जो एड्रेस उसके आधार में रहता है, एज पर आधार जो एड्रेस है उसका, वो उसको डिक्लेयर देते करते हुए अपने आधार में जो एड्रेस है उसको मेंशन जो डिक्लेरेशन है उसमें करेगा। ये इस तरह से एक एचओएफ का जो डॉक्यूमेंट है ये यूज किया जाता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेबल एज पीओआर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेस अपडेट, ये जो है यूज किया जाता है एचओएफ में। इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर जो कि फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, इस तरह से वो डिक्लेयर करता है, और उसके आधार में जो एड्रेस है उसके बिहाफ पे जो उसके घर में और लोग हैं उनके एड्रेस अपडेट किया जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम बात करें तो काफी बड़ी संख्या में यूज किया जा सकता है। हो सकता है हमारे पीएलई भाई अभी इसको यूज नहीं करते हो, लेकिन इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने वाली ये हैं। एक तो आधार में जो नाम है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, साथ में जो एड्रेस वो दे रहा है वो एड्रेस वही भरेगा डिक्लेरेशन में जो कि एड्रेस उसके आधार में है। ऐसा नहीं कि आधार में एड्रेस कुछ और है और उसने डिक्लेरेशन भरते समय कुछ और एड्रेस दे दिया, और वो डिक्लेरेशन जो है उसके पीओआर के रूप में वहां पे यूज करना है। यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो हेड ऑफ द फैमिली करेगा, और वो अपने जो फैमिली मेंबर हैं इमीडिएट उसके फैमिली मेंबर उनका यहाँ पे रिलेशन जो भी उसके साथ में रिलेशन है उसको डिक्लेयर करेगा। आधार नंबर वो अपना डालेगा कि मेरा ये आधार है। इस डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के साथ में कोई और डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा गया है कि अगर इन केस वो गलत डिक्लेरेशन देता है कि ये मेरे साथ में इनका ये रिलेशन है, और गलत डिक्लेरेशन के साथ में उसका एड्रेस करेक्शन कराने की कोशिश करेगा, तो एड्रेस जो है करेक्ट नहीं हो पाएगा, अपडेट नहीं हो पाएगा, साथ में उसका आधार जो भी वो डिक्लेयर कर रहा है वो भी डिसेबल हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इस डॉक्यूमेंट को यूज करना होता है। अगर उसके साथ में रियल में वो रिलेशन है तभी इस डॉक्यूमेंट को यूज करें और उसका एड्रेस अपडेट करें। इसके अलावा एक्सेप्शन केसेस होते हैं कुछ एक, जैसे कि नेम चेंज। नेम चेंज के लिए हमने पिछली बार ही बताया था कि अगर किसी के नाम में कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, सरनेम ऐड कराना है, तो ये नॉर्मल अपडेट के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर किसी की फर्स्ट नेम में या आइडेंटिटी जो उसका नाम है फुल नेम चेंज होना है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन कराना होता है। गजट नोटिफिकेशन के लिए एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके लिए वो किसी भी आप उसको सजेस्ट करिए किसी वकील से, जानकार वकील से मिले, और वकील से मिलने के बाद में वो वकील उसको पूरी तरीके से सारी जो प्रोसेस है गजट नोटिफिकेशन की वो बताएंगे। इसके लिए जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी पब्लिश कराना होता है, और पब्लिश कराने के साथ ही समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी की जाते हैं। उस गजट में उसका नाम लिस्टेड होगा, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होता है। और बिफोर जो भी वो नाम जो पुराना नाम था उस समय उसके जो भी पीओआई वो
आइडेंटिटी प्रूफ रहे होंगे वो भी उसके साथ में वो लगता है। इसके अलावा डीओबी एक्सेप्शन केस, अगर किसी की लिमिट क्रॉस हो गई है, जो डीओबी चेंजेस करने के जो चांसेस होते हैं वो उसको क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में भी जो नॉर्मल एनरोलमेंट है उसके थ्रू नहीं होता है, उसके लिए भी एक्सेप्शन केस माना जाएगा। और इस केस में एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन रेजिडेंट को देनी होती है कि वो क्यों कराना चाह रहा है, तो उससे संबंधित एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। साथ में इस तरह के केसेस में केवल डीओबी करेक्शन के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन दोनों साथ एक साथ पीडीएफ बना के अपना जो हमारा एनरोलमेंट क्लाइंट है उस पर अपलोड होता है, और सेम इस पीडीएफ का एक सिंगल पीडीएफ और साथ में जो एनरोलमेंट स्लिप है, ये तीन चीजें हम ये lakhnau.special@uidi.net.in जो हमारे लखनऊ आरओ की मेल आईडी है उस पर मेल करना होता है। और मेल करने के पश्चात, चूंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये मेल जो जाते हैं यूआईडी के पास में, आरओ को जो मेल जाते हैं उसका मैनुअल वो चेक करते हैं, रीड आउट करने के बाद में जो मेल उनके पास पहुंचे हैं और जो एनरोलमेंट हुआ है क्लाइंट से जो भी डिटेल्स सर्वर पे पहुंची होगी उसको मैच करने के बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, बीएलई भाई जो है बातचीत करते हैं कि सर हमने जो बताया था प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग ही किया लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो गया। तो इसमें मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी ये देनी है, हम पहले ही बता चुके हैं इस चीज को, क्योंकि ये नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ है। तो ये एनरोलमेंट क्लाइंट के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि वहां पर रिजेक्ट हो गया, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, वो रिजेक्ट होगा। लेकिन जो आपने मेल किया है उस मेल को पढ़ने के बाद में जो लिस्ट आपने आपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो चूज किया था और उसमें जो डॉक्यूमेंट अपडेट किए अपलोड किए थे उसको मैच करने के बाद में उसके द्वारा यूआईडी के द्वारा इसकी क्यूसी कर दी जाती है और वो डेट ऑफ बर्थ जो भी करेक्शन उसने कराया है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन केसेस हैं जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है विशेष तौर पे एनरोलमेंट करते समय। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे थे हम लोग, तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोगों के साथ में कि ये नहीं पता लग पा रहा था कि किस रेजिडेंट के डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं और किसके नहीं करने हैं। तो इसके लिए भी अभी क्लाइंट में जब से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आप लोगों ने देखी है कि नई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट भी में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। जो आप लोग ड्रॉप डाउन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चूज करते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है, तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं। साथ में जो क्लाइंट जिन बीएलईस के जो ऑपरेटर हमारी काम कर रहे हैं एएसके पे या फिर ये अपना यूसीएल पे, तो उनका क्लाइंट का वर्जन अगर अपडेट हो गया है तो उसमें भी आप जब भी किसी का ऑनलाइन अपडेट के लिए ट्राई कर रहे होगे तो उससे पहले आधार नंबर डालने की एक पॉपअप विंडो आ रही है, और उसमें आप जब भी आधार नंबर डालोगे तो तुरंत ही आपको वो शो करेगा सर्वर से चेक करने के बाद में कि जो रेजिडेंट है उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है या नहीं। अगर जिनके आधार में जिन्होंने आधार बनवाया था पहले, कभी पुराना आधार हो चुका है और उसके बाद में कभी भी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए हैं, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स के लिए एक मैसेज आप आधार नंबर जब उसका डालोगे तो वो वहां से डिटेल फैच करने के बाद में ये शो करता है द आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, जो चीज हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे कि रेजिडेंट का जो आधार है वो बने हुए कितना पुराना हो गया और किसके डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं। तो सभी ऑपरेटर्स से अनुरोध है कि इस पॉपअप को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ें और ऐसे सभी रेजिडेंट्स जिनके भी आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो मैसेज आ रहा है, तो उनको सजेस्ट करें कि वो पीओआई और पीओए अपने आधार में अपडेट करा लें। ठीक है, अभी बहुत सारे आपके पास में रेजिडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके केवल मोबाइल नंबर लिंक करने होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर लिंक करना है तो आप, चूंकि मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी के लिए किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो नॉर्मली जो रेजिडेंट है वो आपके पास में आते हैं और अपना आधार दिखा के अपना एनरोलमेंट फॉर्म भर के मोबाइल नंबर अपडेट करा लेते हैं। तो ऐसे सभी रेजिडेंट को आपको जरूर सजेस्ट करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर प्रक्रिया में डेमोग्राफिक में कोई भी वैसे चेंजेस नहीं होते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड प्रोसेस है वो ऐसे सभी आधार धारकों के लिए है जिन्होंने पहले कभी अपना आधार बनवाया था और उसके बाद में कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया, उनका नाम पता
इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं कराया है, ठीक है, तो उनको जरूरत है। अगर उन्होंने नाम पता अपना कुछ भी चेंज कराया है, डेमोग्राफिक में कोई भी चेंजेस कराया होगा, तो इट मीन्स उनके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी और उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड अपलोड हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे अनुरोध है कि प्लीज जो भी मोबाइल नंबर केवल लिंक कराने आते हैं आधार में, और उनका आधार नंबर डाल के पहले आप चेक कर रहे होंगे और ये मैसेज अगर आ रहा है तो इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि आपका आधार बने हुए काफी समय हो गया है और आपका आधार यूआईडीआई के अनुसार उसमें उसको थोड़ा सा बताइए कि क्यों जरूरत है इसकी। यूआईडीआई जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि सभी रेजिडेंट जिन्होंने पहले कभी आधार बनवाया और उन्होंने बाद में कोई भी अपना डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया है, ठीक है, तो डेमोग्राफिक अपडेट करा ले, इट मीन उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी आधार धारकों को अथॉरिटी के द्वारा, जो आधार यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने के लिए सजेस्ट किया गया है, अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो वो आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ लेके आ जाइए, अपना वोटर आईडी लेके आ सकते हैं, राशन कार्ड लेके आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पीओआई पीओए होते हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आइए और अपना अपडेट करा लीजिए। अगर वो अपने आपके सेंटर पे अपडेट कराने नाम पता इस तरह की चीज आया तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट लेके आया होगा, तो फिर डेमोग्राफिक अपडेट करा लेगा तो उसको जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की, ठीक है। यहाँ पे जरूरत किसको है? ऐसे सभी रेजिडेंट्स को है। पहले तो हम आधार नंबर डाल के जब भी अपडेट करने जाते हैं तो आधार नंबर उसका एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में आपको मैसेज देगा कि उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। अगर वो केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आया है तो आप उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोलिए और वो डॉक्यूमेंट लेके आए, और फिर आपने मोबाइल नंबर तो उसी समय उसका अपडेट कर दिया, लेकिन वो जाएं और घर से अपना कोई भी पीओआई लेके आ जाएं। सेम डे भी आप लोग दोनों ये एनरोलमेंट इस तरह की कर सकते हो, मतलब आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया और फिर जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोसेस है उस पर क्लिक करने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा आप लोग क्वेरी करते हो हम लोगों से कि क्या सर दोनों एनरोलमेंट एक साथ कर सकते हैं या एक दिन में कर सकते हैं? देखिए, एक साथ तो नहीं हो सकता। आप क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस है वो एक डिफरेंट प्रक्रिया है और डेमोग्राफिक अपडेट एक डिफरेंट प्रक्रिया है। आप मोबाइल नंबर लिंक और डॉक्यूमेंट अपलोड एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन सेम डे कर सकते हैं। पहले क्या करें, आप उसका मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, उसके पीओआई पीओए जो भी वो लेके आया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हमने मोबाइल नंबर लिंक किया, उसका एक एनरोलमेंट हुआ, दूसरे एनरोलमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे जाएंगे और उसका जो पीओआई पीओ लेके आया है उसको अपलोड कर देंगे। सिंपल, बस इतना काम करना है। अगर वो डेमोग्राफिक अपडेट कराने आया है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट लेके आया, वो केवल फिर डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे। डेमोग्राफिक अगर आपने कोई भी अपडेट किया, उसका नाम पता चेंज किया, में भी कोई भी करेक्शन किया है, तो फिर उसको जरूरत नहीं है अपने पीओआई पीओए अपडेट कराने की। यहाँ पे जो जरूरत है वो किसकी है? या तो उसका मोबाइल नंबर लिंक है पहले से, ठीक है, तो आप चेक कर लो कि मोबाइल नंबर लिंक है, तो फिर मोबाइल नंबर लिंक कराने नहीं आया होगा। आप आधार नंबर डाल के चेक कर लो कि मोबाइल उसका आईडी एड्रेस जो है उसके अपडेट तो नहीं होने, ठीक है। अगर अपडेट होने वाला मैसेज आ रहा है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। दो चीजें ध्यान देनी है। मोबाइल नंबर लिंक करने वाले केवल जो आते हैं रेजिडेंट, उनका चेक कर रहे हैं आप लोग, अपडेट करते समय तुरंत ही मैसेज आ रहा है तो उनके आप पीओआई पीओए अपडेट कर दो। दूसरी चीज, जो नॉर्मल कस्टमर्स आते हैं आपके यहाँ पे, आपके सेंटर पे, मान लीजिए हमारे जो भी सीएससी सेंटर चला रहे हैं, यूसीएल पे भी काम कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग भी कर रहे होगे, आपके यहाँ पे बैंक से रिलेटेड भी काम है, आप पैसों का लेन देन करते हो, आप डीजी पे चलाते हो, एईपीएस चला रहे हो या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो उसके पर्पज से लोग आपके पास आधार लेके आते हैं। भले ही वो आपके यहाँ पे आधार में कोई भी अपडेट कराने नहीं आया है, लेकिन ऐसे सभी रेजिडेंट से आप पूछ सकते हो कि आप आधार लाए हो भैया? वो बोलेगा हाँ मैं आधार लेके आया हूँ। तो कि आजकल जो है सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि अगर आपका आधार पुराना बना हुआ है तो आईडी एड्रेस प्रूफ दोबारा से अपडेट कराने हैं। नहीं तो हो सकता है आपको जो आने वाले समय में, चूंकि आजकल जितनी भी सरकारी हो गई या गैर सरकारी स्कीम्स है सब आधार से लिंक की हुई है, और स्पेशली गवर्नमेंट तो जो भी डीबीटी हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो आधार के थ्रू ही कर रही है। अगर उनको राशन मिलता है, राशन, छात्रवृत्ति है, और बच्चों को अगर छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप, वो उसकी बात कर लें,
पेंशनर हैं जो उनको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों को आप जो भी आते हैं आपके सेंटर पे, आधार का भले ही काम नहीं कराने आए और किसी काम से आए हैं, उनसे बात करिए, उनको बताइए, सर्कुलर के बारे में दिखाइए कि आने वाले समय में हो सकता है उनको इन सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, ठीक है। अभी जैसे कि हमने पिछले भी कार्य उसमें बताया था कि यूपी गवर्नमेंट वन फैमिली वन आईडी इसका कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। उसके अंतर्गत जितने भी फैमिली जो भी है फैमिली यूपी में, उनका सबका एक आईडी बनना है। उस आईडी को आधार से ही लिंक किया जा रहा है, उसकी केवाईसी आधार बेस्ड होनी है। तो जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं उनको दोबारा से केवाईसी करानी होगी। साथ में जिनके अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनका, वो अगर चाहेंगे अपनी फैमिली आईडी बनवानी तो उनको तो पहले ही जरूरत पड़ेगी। तो उनका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए और उनके आधार में जो भी डिटेल है, उनका पता है, नाम है, वो अपडेटेड होना चाहिए। तो आप उनको सजेस्ट करिए कि अगर उनके डॉक्यूमेंट जो आधार है वो अपडेटेड नहीं होगा, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी जनरली जिन उनके साथ होता है जो कि कुछ एक पोस्टिंग वाली जॉब होती है, या फिर कोई ट्रांसफर होके यहाँ पे आया, अपना काम कर रहा है, उसने रहना शुरू कर दिया और अपना मकान ही बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आधार उसने अपडेट नहीं किया। मुंबई से ट्रांसफर होकर यूपी आया था पहले कभी वो। तो ऐसे सभी लोगों को अगर उनको फैमिली आईडी यूपी में बनवानी है तो अपना जो आधार है उसमें एड्रेस अपडेट कराना होगा, तभी वो फैमिली आईडी बनवा पाएंगे, इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको बस सिंपल सा, जो भी रेजिडेंट आपके यहाँ पे आते हैं, चाहे आधार का काम कराने आ रहे हैं या फिर आपके यहाँ पे पैसे निकलवाने आ रहे हैं, उनसे बात करिए, उनको बताइए, इस सर्कुलर के बारे में दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट करिए और डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे आप इस तरह से आसानी से अपने ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के साथ में है इस चीज को लेके, यूआईडीआई यूआईडीआरओ से, हेडक्वार्टर से लगातार फॉलो अप हो रहा है कि आपके ऑपरेटर्स इस पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अब तो इतनी चीजें आसान कर दी गई। आप पहले बोलते थे कि अरे सर ये नहीं पता लग पा रहा है कि किसके होने नहीं होने। अब क्लाइंट जिनके भी अपडेट हो गए हैं तो उसमें से स्पष्ट दिख रहा है, वो आप आधार नंबर डालते हो तो तुरंत ये स्क्रीन आपको मिलती है, और उस स्क्रीन को देखने के बाद में आपको रेजिडेंट को कन्विंस करना है कि आप अपने पीओआई और पीओए अपडेट करा लें, ठीक है। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि इस मैसेज को इग्नोर ना करें, आप रेजिडेंट को थोड़ा सा अवेयर करें, इसके बारे में जागरूक करें और उनको बोलें कि वो डॉक्यूमेंट अपने अपडेट करवाएं, ठीक है। इसमें बस जो हमने पहले भी आपको प्रोसेस बताया हुआ है और जो सावधानियां हैं इस प्रोसेस के दौरान रखनी है आपको, वो भी बताई हुई हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय आप रेजिडेंट का जो भी प्रेजेंट टाइम में वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है और उसके आधार में जो डिटेल है उसको मैच कर लें। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस लेवल तक जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं उसके बारे में भी हमने आपको क्लियरली बताया कि नाम के अगर सीक्वेंस में कुछ चेंज है, ट्रांसलेशन से संबंधित, मतलब जैसे कि आप प्रोनाउंसिएशन से संबंधित कुछ एक मिस्टेक्स हैं, तो वो किस लेवल तक या फिर कहाँ तक वो एक्सेप्टेबल है, बस उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज अगर बड़े मेजर चेंजेस लग रहे हैं, आपको डिफरेंस लग रहे हैं, जो भी वो पीओआई पीओए लेके आया है या फिर आधार लेके आया है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में यूज नहीं करना है। फिर रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि वो अपना डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करवा ले, ठीक है। तो आज की मुलाकात सेशन में आज हमने केवल दो चीजों पे फोकसली बात की आप लोगों से। एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो प्रोसेस है उसमें उससे संबंधित कुछ एक चेंजेस हमारे क्लाइंट पे हो गए हैं। आप आधार नंबर डालते हो तो इस तरह की विंडो आती है, इस विंडो का क्या यूज है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पिछले कुछ एक समय से आपके साथ में इंट्रोड्यूस हुआ है, अक्टूबर से लगभग ये शुरू हो गया था, तो उस पर हमें काम करना है। आप जो मोबाइल नंबर लिंक करने आते हैं उनका सेम डे डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस पे जाके डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर सकते हैं, और दो अलग अलग एनरोलमेंट हैं तो दो स्लिप जनरेट होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा हमने समझने की कोशिश की जो एनएसईआरटी एग्जाम है, वो एनएसईआरटी एग्जाम कुछ एक चीजें बताई गई हैं यूआईडीआई के द्वारा कि अब जो भी एग्जाम वो पास करेगा उसके लिए पहले एक लेटर, अथॉरिटी लेटर, जो भी कंसर्न ईए या रजिस्ट्रार हैं उनसे इशू कराना होगा। और ये जैसे अगर हम सीएससी की बात करें तो सीएससी में जितने भी हमारे यूसीएल पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फिर एएसके पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे अभी क्यू में लगे हुए हैं, कुछ हमारे बीएलई भाई सोच रहे होंगे कि हम यूसीएल पे काम कर लें, तो उसके लिए एनएसईआरटी के द्वारा एक एग्जाम पास करना होता है। उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय अब तक कोई भी एक ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगा जा रहा था, तो एक
ऑथराइजेशन लेटर है, मैं आपको शेयर करता हूँ इसको स्क्रीन पे। ये इस तरह से एक ऑथराइजेशन लेटर है, ये लेटर आपको अब जरूरत पड़ेगी। इस लेटर को आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे, उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम है उनको इसके बारे में बताया जा चुका है। तो जो भी वीएलई भाई, जो भी ऑपरेटर हैं हमारे, या फिर हमारे साथ यूजर पे काम कर रहे हैं, एएसके पे काम कर रहे हैं, या काम करने का के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अगर एग्जाम करने जा रहे हैं या फिर दोबारा से एग्जाम में रीअपियर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर वो लेना होगा। और ये ऑथराइजेशन लेटर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम है, डीएमडीसी हैं, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरोगे अपना, जो भी नाम है आपका, सनोफ, आधार नंबर आपका क्या है, और आप किस ईए और रजिस्ट्रार के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो हमारे अगर सीएससी की बात करें तो हमारा रजिस्ट्रार नेम सीएससी ई गोव है, जिसका कि रजिस्ट्रार कोड 221 है। ईए नेम हमारा सीएससी बैंक पीसी है और कोड उसका 2906 है। यहाँ पर रेस्पेक्टिव आरओ की बात करें तो रेस्पेक्टिव आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस हमारा क्या है, लखनऊ, आरओ लखनऊ लगता है हमारा। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, आधार नंबर भरते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार नेम में सीएससी ई ब्रैकेट में कोड लिख दीजिए 221। रजिस्ट्रार के बाद में ईए नेम, एनरोलमेंट एजेंसी नेम सीएससी बैंक पीसी, और कोड है सीएससी बैंक पीसी का हमारा 2906। रेस्पेक्टिव आरओ लखनऊ होगा, यहाँ पे लखनऊ कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रार और ईए का सिग्नेचर, तो इस वाले कॉलम में हमारे डिस्ट्रिक्ट में साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे अपना, और फोटो यहाँ पे रेजिडेंट लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। जो भी सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। लेटर नंबर, ये जो लेटर नंबर है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा डाला जाएगा। यहाँ पे डेट आप डाल लोगे। तो इस तरह से ये अथॉरिटी लेटर, चाहे एग्जाम आप रीअपियर हो रहे हो या फिर जो फ्रेश सोच रहे हैं यूसीएल पे काम करने के बारे में या आधार का काम करने के बारे में सोच रहे हैं जो ऑपरेटर, कि हम एनएससीईआरटी का एग्जाम देने जाएं, तो एनएससीईआरटी की साइट पे ये सर्टिफिकेट या फिर ये ऑथराइजेशन लेटर अपलोड हो रहा है। और सेम इस ऑथराइजेशन लेटर को जब आप एग्जाम देने वहां पे फिजिकली जाते हैं सेंटर पे, तो भी वो वहां पे डिमांड करेंगे एग्जाम सेंटर पे। तो इस सर्टिफिकेट या फिर इस ऑथराइजेशन लेटर को आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी डिस्ट्रिक्ट टीम है कंसर्न, आप उससे प्राप्त करें। और अपना जो भी पोर्टल है जिसपे एनएससीईआरटी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, वहां पे अपलोड करने के बाद में जब एग्जाम देने भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये लेके जाना होगा। और जो टाइमलाइन बताई गई है उस टाइमलाइन के बियॉन्ड आप लोग अपना एग्जाम पास कर लो, जिससे कि आपका अननेसेसरी कार्य बाधित ना हो। अदरवाइज आप जो आधार पे काम कर रहे हैं उससे वंचित रह सकते हैं, वो काम आपका रुक सकता है। ये टाइमलाइन है, जो भी 2011 से पहले के सर्टिफाइड ऑपरेटर्स हैं उन सभी को मई 2023 तक करना है। जो दिसंबर 2013 तक एग्जाम पास किए हुए हैं, इससे पहले के हैं, तो उनको 1 अगस्त 2023 तक कर लेना है। 31 दिसंबर 2016 से पहले के जो एग्जाम पास किए हुए हैं उनको 1 नवंबर 2023 तक, और 31 दिसंबर 2019 तक जिन्होंने एग्जाम पास किया है, मतलब इससे पहले के जो आप पास आउट हैं, उनको 1 फरवरी 2024 तक करना होगा एग्जाम। 31 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने किया है तो उनका 1 मई 2024 तक एग्जाम पास करना जरूरी है। 3 साल में, हर एक 3 साल पे एनएससीईआरटी के द्वारा जो गाइडलाइन यूआईडी ने जारी की है, एनएससीईआरटी को से सर्टिफिकेट आपको दोबारा से लेना हुआ करेगा। तो सभी ऑपरेटर्स इस चीज को देख लें कि उनका सर्टिफिकेट पे जो डेट है, पासिंग डेट है, वो क्या डेट आ रही है। अगर वो उनकी डेट 2011 से पहले की है तो उनको 1 मई 2023 तक हर हाल में एग्जाम पास कर लेना है दोबारा। इसके अलावा जिनकी एग्जाम डेट जो है 2013 से पहले के पास किए हुए हैं तो वो अगस्त तक कर लें, 2016 से पहले वाले नवंबर तक कर लें। इस चीज को आप लोग सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक देख के अपना एग्जाम अपीयर कर लें दोबारा से, ठीक है। तो आज की मुलाकात सेशन में हमने 2-3 पहलुओं पे विशेषतया बात की। आप लोग जो अभी काम कर रहे हैं उसको चेक कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है अपडेटेड, उसके अनुसार काम कर रहे हैं आप। एनरोलमेंट फॉर्म जो बताया, न्यू एनरोलमेंट फॉर्म अभी यूआईडी के द्वारा जारी हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोलमेंट फॉर्म यूज कर रहे हो। अपना एग्जाम कर लीजिए, जिन लोगों के एनएससीईआरटी के एग्जाम अगर पुराने हो गए हैं तो जो टाइमलाइन है उस बियॉन्ड द टाइमलाइन अपना एग्जाम दोबारा से कर लीजिए। तीसरा, डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस के लिए जिनके क्लाइंट अपडेट हो गए हैं, और इसमें अगर अपडेट नहीं भी हुए हैं जिन बीएलई भाई के अगर क्लाइंट, तो वो चेक कर लें सर्विस में जाके, ओटीए सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करें।
आप सर्विस पे जब जाते हो, जितने भी आधार ऑपरेटर्स हैं वो अवेयर रहते हैं कि सर्विस में जाके आप जब भी खोलोगे सर्विस को, तो स्टार्टिंग में आपको 4 सर्विसेज आधार से संबंधित मिलेंगी। उसमें आपको आधार ओटीए सर्विस मिलेगी, उस ओटीए सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करें। अगर आपके नेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर वो आपका क्लाइंट अपडेट हो जाएगा। कई बार ओटीए सर्विस आपके क्लाइंट में नहीं आ रही होगी, विंडो का इशू रहता है, तो उसकी वजह से वो ओटीए सर्विस नहीं आ रही होती है, तो जो है वो मैनुअली भी आपका क्लाइंट अपडेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप अपना क्लाइंट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रहती है तो क्लाइंट आराम से ऑटो अपडेट हो जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब होने के कारण या फिर आपके सेंटर, आपके जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो टेम्परेरी फाइल्स ज्यादा आ गई हैं, या फिर आपने पेन ड्राइव वगैरह कुछ लगाया हुआ तो उसकी वजह से कुछ वायरसेस हैं, तो उस वजह से वो कई बार क्लाइंट ऑटो अपडेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग हम लोगों को भी संपर्क कर सकते हो, या फिर वेट करें। ठीक है, ओटीए सर्विस को स्टार्ट करके नेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सा देख लीजिए, बैंडविड्थ कितना आ रहा है, उसमें स्पीड कितनी आ रही है, आपका क्लाइंट नॉर्मली ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है, कुछ बीएलई भाई का कहना होता है सर हमारा अपडेट नहीं हुआ है, हम काम करें नहीं करें, तो सभी से यही कहना है कि अभी जो भी एनरोलमेंट क्लाइंट चल रहे हैं 166 या 166 से एबव जितने भी क्लाइंट है, 167 है, 168, 169, 70, 71, 73, 74 तक अभी क्लाइंट पहुंच गया है। तो जो भी इतने वर्जन आ रहे हैं सभी अभी ठीक वर्जन है। आप किसी भी वर्जन पे काम कर रहे हो तो आप समझिए कि आप सही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। 166 से अगर नीचे किसी का क्लाइंट चल रहा है तो वो अब इनवैलिड है, वो उस पर काम नहीं करना है आपको। आप हमसे तुरंत संपर्क करिए। समय समय पे ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आप थोड़ा सा चेक करते रहिए कि आप किस क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपका वर्जन क्या है। ठीक है, कई बार आप लोग जब मशीन सिंक करते हो तो वहां पे क्लाइंट एरर आता है ओटीपी डालने के बाद में, तो आप अपना जो आयरिस की ड्राइवर है आपका उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए दोबारा। ऑपरेटर सिंक फेल्ड आने लगता है कई बार, तो आप चेक करिए कि आपके सिस्टम का जो टाइम है वो अभी इंटरनेट टाइम मतलब अपने मोबाइल के टाइम से चेक कर लीजिए कि वो आगे पीछे तो नहीं। अगर 1-2 मिनट उस कई बार पीछे हो जाता है टाइम तो भी आपकी मशीन सिंक नहीं होगी, ऑपरेटर सिंक फेल्ड आएगा वहां पे। ऑपरेटर ये जो बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, ऑपरेटर सिंक फेल्ड वाली इशू है, ये काफी होता है। तो इसमें आपका या तो स्टैटिक आईपी का इशू है, आप चेक करिए माई आईपी डाल के गूगल में कि आपकी आईपी क्या है, जो आपकी आईपी थी व्हाइट लिस्ट उसी पे काम कर रहे हैं आप। दूसरा चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम में जो टाइम है और आपके मोबाइल में मतलब स्टैंडर्ड जो टाइम अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर 1-2 मिनट का भी फर्क होगा तो भी आपकी मशीन सिंक नहीं होगी, ऑपरेटर सिंक फेल्ड दिखाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बेसिक सी बता दी कि आप जब काम कर रहे हो तो उस समय थोड़ा सा इन चीज़ों को चेक करते रहेंगे तो अननेसेसरी आपका काम जो है वो हैम्पर नहीं होगा, काम रुकेगा नहीं, और आप जो है इजीली अपना काम कर पाएंगे। तो सभी अपना यूसीएल के जो ट्रांजेक्शन हैं उसको फोकस करें, नियमित अपने सेंटर को खोलें। हाँ, कुछ एक बीएलई भाई का देखा जाता है कि वो वीक में 1-2 बार ही अपना सेंटर खोलते हैं, तो रेगुलर खोलें। और ज्यादातर पिछले कुछ एक समय से देख रहे हैं हम लोग कि सैटरडे संडे जो है स्पेशली जो है बहुत कम काम करते हैं, हमारे सेंटर्स जो है कम खुलते हैं, जबकि हमने स्पष्ट बोला हुआ है कि सैटरडे संडे आप काम कर सकते हो। यूसीएल के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। आप लोग ये मत समझो कि बैंक में काम नहीं हो रहा, पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हो रहा, वहां की छुट्टी है तो हम भी छुट्टी करें। ठीक है, आपकी रीच गांव लेवल पे है और आप प्रतिदिन अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि हमारी रीच एक तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, हम गांव गांव में बैठे हैं, और दूसरी चीज हमारी अवेलेबिलिटी सातों दिन है। भाई बैंक के साथ में लिमिटेशन है, पोस्ट ऑफिस के साथ लिमिटेशन है, बीएसएनएल के साथ में लिमिटेशन है, या और भी जो सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू जो मशीन चल रही है उनकी लिमिटेशन हैं, उनकी छुट्टी रहती है तो वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आप सातों दिन काम कर सकते हो, और टाइमिंग भी हमारी फ्लेक्सिबल है। हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं। ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर आप लोग बार बार पूछते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं और किस दिन कर सकते हैं। तो आप सैटरडे संडे भी रेगुलर काम करिए और सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूसीएल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है टाइमिंग की। आप बिल्कुल भी इस चीज को लेके माइंड मेकअप रखिए अपना क्लियरली,
अपना ये डाउट निकाल दीजिए। अगर कोई आपको बोलता भी है दूसरे बी, आप एक दूसरे बीएलई को देख के काम करते हो, संडे काम नहीं करेंगे, ठीक है भाई, संडे काम नहीं करेंगे। हम तो बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कोई काम कराना तो कहाँ कराएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को इसीलिए ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, एक तो बीएलई है, इंटरप्रेनर है, तो हमें जो माइंड है अपना इंटरप्रेनर का रखना चाहिए, है। हम लोगों को सर्विस तो दे ही रहे हैं, और सर्विस जो भी देते हैं हम डिलीवर करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमको जो कमीशन है वो प्राप्त होता है, हम अर्न करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बिजनेस माइंड रखें, अपना डॉक्यूमेंट अपडेट पे विशेषतः ध्यान रखें और उस पर काम करें। अब आपका क्लाइंट भी आपको बताने लगा है कि किसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है। तो आज की मुलाकात इस सेशन में जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे वो सभी जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज का ये सेशन जो है यहीं पे आपसे जो है इजाजत चाहेंगे और इसको क्लोज करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।